डार्क हार्ट हिस्सा दुवम इमरान सीरीज मुसन्निफ मजर कलीम एमए। इमरान की आंखें खुली तो उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो एक कुर्सी पर रस्सियों के साथ मजबूती से बंधा हुआ है। उसके सामने कुर्सी पर एक आदमी बैठा था। चूंकि इमरान की आंखों के सामने धुंध सी थी, इसलिए उसे उस आदमी का चेहरा वाज़ेह दिखाई न दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसका शऊर पूरी तरह से बेदार हुआ और उसकी आंखों के सामने से धुंध हटी, तो उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठे हुए एंथोनी का चेहरा नजर आया। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने गर्दन घुमाई। उसके साथी भी इस तरह कुर्सियों पर बंधे हुए बैठे थे। तुम्हारे नाखूनों में मौजूद ब्लेड मैंने पहले ही निकाल लिए हैं इमरान, इसलिए नायलॉन की ये बारीक रस्सी अब तुमसे न कट सकेगी, एंथोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी बड़े अरसे से सोच रहा था कि इन नाखूनों को तेज कराऊं, लेकिन फुर्सत ही न मिलती थी। चलो अब ये काम ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा और फिर नाखूनों में ब्लेड छुपाने की जरूरत ही न रहेगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उम्मीद न थी कि तुम इतनी आसानी से काबू में आ जाओगे। वैसे तुमने मेरा प्लान मुझ पर ही उलट दिया था और मुझे ऐसी जगह भेज दिया जहां तुम्हारा सेकंड ग्रुप था ही नहीं, एंथोनी ने कहा। यह तो होता रहेगा एंथोनी, पहले ये बताओ कि तुम वाकई सतह पर उतर आए हो कि इतने छोटे से काम के लिए भी तुम्हें हायर किया जा सकता है। मेरा मतलब है कि तुम अपने दोस्त को हलाक करने पर तैयार हो गए हो, इमरान ने कहा। यह छोटा काम नहीं है। मैं तुमसे मिलने आया था ताकि तुम्हें समझा सकूं कि तुम किसी तरह से वापस चले जाओ और एंटी मिसाइल फार्मूले का ख्याल दिल से निकाल दो, लेकिन कोशिश के बावजूद मैं तुम्हें कुछ न बता सका और मैं वापस चला गया। मेरा ख्याल था कि तुम मेरी आमद पर समझ जाओगे कि मैं किस लिए आया हूँ और तुम शराफत का सबूत देते हुए डार्क हार्ट के खिलाफ काम करने का इरादा बदल दोगे और वापस चले जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा तुम्हें मुझ पर शक हो गया और तुमने मेरा छुपाया हुआ कॉल चेकर भी ट्रेस कर लिया। फिर तुमने जानबूझकर मुझे ट्रैप किया कि मैं अपने साथियों के साथ तुम्हारे सेकंड ग्रुप की तलाश में निकल जाऊं और तुम्हें होटल से निकल भागने का मौका मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। मुझे कोई डॉज दे या मुझसे कोई खेल खेले तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये मेरे जहन को तकलीफ पहुंचाने वाली बात है, और ये बात तो तुम भी जानते हो कि जो मुझे जहनी अजियत से दो चार करता है मैं इंतकाम जरूर लेता हूँ, एंथोनी ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वाकई तुम ये समझ रहे हो कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के सेकंड ग्रुप ग्रीन स्नेक्स के हवाले से मैंने वो बात ऐसे ही उड़ाई होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम कोई बात भी बगैर मकसद के नहीं करते। गो के वो कॉल करके तुमने मुझे टॉर्च देने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे तुम्हारी इस बात ने परेशान कर रखा था कि तुम यहाँ ज़ाहिरी हालत में हो और एक जगह ही रुके हुए हो और डार्क हार्ट की तलाश के लिए हाथ पांव मारने की भी कोशिश नहीं कर रहे, जैसे तुम यहाँ सिर्फ आराम करने के लिए ही आए हो। तुम्हारी ऐसी आदत नहीं है, लेकिन इस बार तुम्हारा ये अंदाज देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम ये सब डार्क हार्ट को डॉज देने के लिए कर रहे हो, कि तुम और तुम्हारे साथी उसके खिलाफ काम करने नहीं बल्कि महज सैरो तफरी के लिए आए हैं, जबकि तुम्हारा कोई दूसरा ग्रुप बदस्तूर डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर की तलाश में लगा हुआ है। तुम्हारे सेकंड ग्रुप का नाम ग्रीन स्नेक्स है या कुछ और, लेकिन ये तय है कि यहाँ दूसरा कोई ग्रुप जरूर मौजूद है। मैं उस ग्रुप को हर सूरत में ट्रेस करना चाहता हूँ ताकि उसे डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर पर हमले से रोक सकूं और तुम्हें भी तुम्हारे आखिरी अंजाम तक पहुंचा सकूं। मेरे पास चूंकि हतमी मालूमात नहीं है कि वाकई यहाँ तुम्हारा सेकंड ग्रुप मौजूद है या नहीं, इसलिए मैं ज़हनी तौर पर उलझा हुआ हूँ। बहरहाल, अगर यहाँ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का सेकंड ग्रुप मौजूद है तो सुन लो, मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि ज्यादा से ज्यादा चंद घंटों बाद मुझे उनके बारे में हतमी इत्तला मिल जाएगी, चाहे वो पाताल में क्यों ना छुप जाएं, तब भी वो बच ना सकेंगे, एंथोनी ने कहा। तो क्या डार्क हार्ट के चीफ ने तुम्हें हमारे साथ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के सेकंड ग्रुप को भी तलाश और खत्म करने के अहकाम दिए हैं, इमरान ने कहा। नहीं, तुम गलत सोच रहे हो इमरान। मैं ये काम डार्क हार्ट के चीफ के लिए नहीं, उसके रेड सेक्शन के इंचार्ज बार्टन के लिए कर रहा हूँ, और वो भी बिला मुआवजा। बार्टन मेरा दोस्त है और वो तुम्हारे लिए बेहद परेशान है, और मैं अपने उस दोस्त को परेशान नहीं देख सकता। मैंने उससे तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाक करने का वादा किया है, और मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा, चाहे तुम्हारा यही ग्रुप हो या फिर सेकंड और थर्ड ग्रुप ही क्यों ना हो। उन सबको खत्म करने की मेरी जिम्मेदारी है, समझे तुम, एंथोनी ने गुस्सैले लहजे में कहा। दोस्तों, तुम मुझे भी कहते हो, इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। तुम्हारी और बार्टन की दोस्ती में फर्क है। तुमसे ज्यादा वो मेरे लिए अहम है, लेकिन बार्टन जैसे दोस्त के लिए मैं तुम जैसे सैकड़ों दोस्त कुर्बान कर सकता हूँ, एंथोनी ने कहा। इसकी कोई खास वजह, इमरान ने कहा।
बार्टन न सिर्फ मुश्किल वक्त में मेरी माली मुआवनत करता है बल्कि मुझे ऐसे काम भी देता है जिसके लिए मैं उससे डबल ट्रिपल मुआवजा हासिल करता हूँ और वो उसके लिए चूं भी नहीं करता। तुम सबको हलाक करने के लिए मैंने उससे कोई मुआवजा नहीं मांगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब मैं उसे कामयाबी की रिपोर्ट दूंगा तो वो मुझे बगैर मांगे ही इतना मुआवजा दे देगा जो मेरी सोच से भी ज्यादा होगा। एंथोनी ने कहा, तो तुम ये सब दौलत के लिए कर रहे हो? इमरान ने एक तवील सांस लेकर कहा, हाँ बिल्कुल। एंथोनी ने कहा, तो फिर सुन लो, ये दुरुस्त है कि मैंने वो कॉल करके तुम्हें डॉज जरूर दिया था, लेकिन ये बात गलत नहीं है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का यहाँ सेकंड ग्रुप मौजूद है। इमरान ने कहा तो एंथोनी बेख्तियार उछल पड़ा। ओ तो मेरा अंदाजा गलत नहीं था, तुम यहाँ 2 ग्रुप्स में काम कर रहे हो। एंथोनी ने कहा, यही सच है। इमरान ने कहा, कहाँ है सेकंड ग्रुप और उसमें कितने अफराद हैं? एंथोनी ने कहा तो इमरान मुस्कुरा दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम पूछोगे और मैं बता दूंगा? अलबत्ता मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बता सकता हूँ। इमरान ने कहा, कौन सी बात? एंथोनी ने पूछा। ये कि सेकंड ग्रुप में सिर्फ एक ही आदमी है जो अपनी जात में मुकम्मल ग्रुप की हैसियत रखता है और वो ग्रीन स्नेक नहीं बिग स्नेक कहलाता है। तुम उस अकेले बिग स्नेक को ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का सेकंड ग्रुप कह सकते हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिग स्नेक? एंथोनी ने कहा, हाँ बिग स्नेक, और स्नेक्स के बारे में तो तुम जानते ही हो। जमीन जिस तरह पानी को आसानी से रास्ते फराहम करती है, उसी तरह स्नेक्स को भी छुपने के लिए जमीन आसानी से जगह दे देती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन है ये बिग स्नेक? उसका असल नाम क्या है? एंथोनी ने गुर्राते हुए कहा, उसे चीफ एक्स2 ने यहाँ भेजा है, उसका कोड नाम है बिग स्नेक। अब वो असल में कौन है, उसका नाम क्या है, ये बात तो मुझे भी चीफ ने नहीं बताई है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, वो जल्द ही अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। हम यहाँ सैरो तफरी करते दिखाई देंगे और वो डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर को ढूंढकर वहां से न सिर्फ एंटी मिसाइल फार्मूला वापस ले आएगा बल्कि डार्क हार्ट का हेडक्वार्टर भी तबाह कर देगा। वो तबाही लाए बगैर मानता नहीं है। इमरान ने कहा, वो जो भी है उसे जल्दी ट्रेस कर लिया जाएगा, और तुमने ये बताकर मुझे काफी सुकून पहुंचाया है कि वो पूरा ग्रुप नहीं सिर्फ एक आदमी है। एंथोनी ने कहा, आदमी नहीं स्नेक, बिग स्नेक। इमरान ने कहा, जो भी है वो जल्दी पकड़ा जाएगा, वो पाताल में भी छुपा हुआ होगा तो उसे ट्रेस कर लिया जाएगा। एंथोनी ने मुंह बनाते हुए कहा, तो तुमने उसे ट्रेस करने के लिए प्यूटन की खिदमत हासिल की है? इमरान ने कहा तो एंथोनी बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? एंथोनी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? पाताल में छुपने वाली बात प्यूटन का तकिया कलाम है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम प्यूटन से कैसे वाकिफ हो? एंथोनी ने कहा, मैं यहाँ इस केस से पहले भी कई बार काम कर चुका हूँ और प्यूटन यहाँ काफी अरसे से काम कर रहा है। वो एक्रीमिया के किसी ग्रुप का यहाँ नुमाइंदा है, वैसे अपने तौर पर भी वो यहाँ काम करता है। इमरान ने जवाब दिया। अब तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के बारे में क्या फैसला किया जाए? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद एंथोनी ने कहा, अरे तो अभी तक तुमने कोई फैसला नहीं किया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जहन में 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि तुम्हें उस वक्त तक कैद में रखा जाए जब तक मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के दूसरे ग्रुप, मेरा मतलब है बिग स्नेक को तलाश नहीं कर लेता। दूसरी सूरत ये कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फौरी तौर पर गोलियों से उड़ा दिया जाए। पहली सूरत में कबाहत ये है कि तुम जैसे आदमी को कैद में रखना सुलगते हुए आतिशफिशा के दहाने पर बैठने के बराबर है। तुम किसी भी वक्त किसी भी अंदाज में सिचुएशन को पलट सकते हो। रही दूसरी सूरत, तो तुम्हारे साथ पुराने ताल्लुकात उसमें आड़े आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे लिए इंतहाई मामूली सा मिशन है और मैं नहीं चाहता कि इस मामूली से मिशन के लिए तुम जैसे आदमी का खात्मा कर दिया जाए। इसलिए तुम बताओ कि क्या किया जाए? एंथोनी ने कहा, पहली बात तो ये है कि जो फैसला तुम करोगे मुस्तकबिल में वही फैसला तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। दूसरी बात ये कि क्या वाकई तुम फैसला करने की पोजीशन में हो? इमरान ने कहा तो एंथोनी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तुमने दोनों सूरतें अजीब अंदाज में पेश की हैं। अगर मैंने तुम्हें गोली मार दी तो तुम मुस्तकबिल में मेरे खिलाफ क्या फैसला कर सकते हो? और दूसरी बात तो पहले से भी ज्यादा मजाक खेज है। तुम और तुम्हारे साथी इस वक्त बंधे हुए और बेबस हो, और मेरे साथियों के पास असला भी है और हम उसे चलाने के लिए आज़ाद भी हैं। मैंने तुम्हारे नाखूनों से ब्लेड्स निकाल लिए हैं, इसलिए तुम रस्सियों से आज़ाद होने का सोच सकते हो, आज़ाद नहीं हो सकते। इसलिए तुम सब मेरे लिए कतई बेजरर हो। एंथोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, और साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। बहुत खूब, इसका मतलब है कि तुम दूसरी सूरत पर अमल करने का फैसला कर चुके हो। इमरान ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने सोच लिया है कि रिस्क ना ही लिया जाए तो बेहतर है।
एंथोनी ने मशीन पिस्टल का रुख इमरान की तरफ करते हुए कहा। तो फिर मैं भी तुम्हें अपना प्रोग्राम बता देता हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो एंथोनी चौंक पड़ा। कैसा प्रोग्राम? एंथोनी ने चौंक कर कहा। अभी देख लो मेरा प्रोग्राम, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ ही उसकी दोनों टांगे बिजली की सी तेजी से इकट्ठी होकर बुलंद हुई तो एंथोनी के हाथ से मशीन पिस्टल उड़ता हुआ एक धमाके से उगती दीवार से जा टकराया और सरर की तेज आवाज के साथ ही छत से सुर्ख रंग की गैस यकलक पूरे कमरे में फैलती चली गई। इमरान ने हरकत में आते ही अपना सांस रोक लिया था, जबकि उसके साथी पहले ही बेहोश थे। मशीन पिस्टल हाथ से निकलते ही एंथोनी बिजली की सी तेजी से कुर्सी से उठा था, लेकिन उसे संभलने का मौका ही न मिला और वो लहराता हुआ नीचे फर्श पर गिर गया। उसके साथ ही कमरे के दरवाजे पर सियाह रंग की किसी धात की चादर सी आ पड़ी थी। सुर्ख रंग की गैस जिस कदर तेजी से फैली थी उतनी ही तेजी से गायब हो गई, लेकिन इमरान सांस रोके बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से सांस लेना शुरू किया और फिर उसने तवील सांस लिया और उसके साथ ही उसने अपनी उंगलियों को हरकत देना शुरू कर दी। उसके हाथ उसके उकब में रस्सी से बांधे गए थे और फिर उसके जिस्म को रस्सियों से बांधा गया था, लेकिन सिर्फ ऊपर वाले जिस्म को। उसकी टांगों के गिर्द रस्सियां मौजूद न थी। यही वजह थी कि उसे टांगे इस्तेमाल करने का मौका मिल गया था। गोस के नाखूनों में मौजूद ब्लेड वाकई गायब हो चुके थे, लेकिन उसकी उंगलियां तेजी से हरकत कर रही थी। उसे मालूम था कि सीक्रेट एजेंट किस किस्म की गांठ को ज्यादा महफूज समझते हैं और उसे इस गांठ को खोलने का तरीका आता था। उसकी उंगलियों को उस रस्सी के सिरे की तलाश थी जिसको खींचते ही गांठ खुल जानी थी, वरना और किसी सूरत में ये गांठ न खुल सकती थी। और चंद लम्हों बाद वो रस्सी का सिरा तलाश करने में कामयाब हो गया और फिर 2-3 बार झटके देने से उसकी कलाई पर बंधी हुई रस्सी खुल गई और उसके दोनों हाथ आजाद हो गए। तो उसने अपने दोनों बाजुओं को पूरा जोर लगाकर उकब पर अपने दोनों पहलुओं पर किया और फिर उन्हें मोड़कर वो जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियों को खिसकाकर अपने सीने से ऊपर गर्दन तक ले जाने में कामयाब हो गया और फिर उसका जिस्म कुर्सी से नीचे फर्श की तरफ घसीटना शुरू हो गया और चंद लम्हों की कोशिश के बाद उसकी गर्दन और सर रस्सियों से बाहर आ गया और इमरान एक तवील सांस लेकर खड़ा हो गया। फिर वो तेजी से दीवार के साथ पड़े हुए मशीन पिस्टल की तरफ बढ़ा और मशीन पिस्टल उठाकर वो दरवाजे के साथ मौजूद स्विच पैनल की तरफ बढ़ गया, जिस पर मशीन पिस्टल की जर्ब लगाकर उसने छत पर मौजूद बेहोश कर देने वाली गैस के सिस्टम को ऑन किया था। होश में आते ही उसने एंथोनी के साथ बातें करने के साथ साथ अपने बचाव और एंथोनी को बेबस करने के तरीकों पर गौर करना शुरू कर दिया था। इस कोठी में साइंसी आलात हर जगह नस्ब थे और इमरान ने फिलिया से बात तय करते हुए ये बात भी तय की थी कि वो उसे ऐसी रिहाइशगाह मुहैया करेगी जिसमें तहखाने के साथ साथ बाहर निकलने का खुफिया रास्ता भी हो और जदीद साइंसी आलात भी नस्ब हों। और जब इमरान इस कोठी में आया था तो उसने सबसे पहले उन सब चीज़ों का जायजा ले लिया था और यहाँ के सारे इंतजाम उसकी मर्जी के मुताबिक थे। हर कमरे में खुसूसी साइंसी आलात नस्ब किए गए थे जिनमें इंतहाई ज़ूद असर बेहोश कर देने वाली गैस का सिस्टम भी था। इमरान ने देख लिया था कि एंथोनी जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है उसके ऐन उकब में स्विच पैनल मौजूद है जिस पर इस सिस्टम के खुसूसी साख्त के बटन मौजूद है। चुनांचे इमरान ने दोनों टांगों को हवा में उठाते हुए इस अंदाज में एंथोनी के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल पर जर्ब लगाई थी कि मशीन पिस्टल उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ उकबी स्विच पैनल पर मौजूद हसास बटनों से जा टकराया और इस तरह बेहोश कर देने वाली गैस भी ऑन हो गई और दरवाजे पर हिफाजती चादर भी आ गिरी। मशीन पिस्टल उठाकर वो तेजी से स्विच पैनल की तरफ बढ़ा और उसने स्विच पैनल पर मौजूद एक बटन प्रेस किया तो सरर की आवाज के साथ ही हिफाजती चादर उठकर छत में गायब हो गई और इमरान ने दरवाजा खोला और दूसरी तरफ राहदारी में आ गया। लेकिन फिर यह देखकर उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए कि पूरी कोठी में और कोई आदमी मौजूद न था, अलबत्ता कोठी का फाटक अंदर से बंद न था। इमरान ने आगे बढ़कर फाटक को अंदर से बंद किया और फिर तेजी से वापस मुड़कर वो बरामदे में आया और उसने बरामदे में मौजूद एक स्विच पैनल पर मौजूद सुर्ख रंग का बड़ा सा बटन प्रेस कर दिया। ये कोठी के मजमूई हिफाजती इंतजाम का ऑपरेटिंग स्विच था। अब उस कोठी में न बाहर से कोई चीज अंदर फेंकी जा सकती थी और न कोई आदमी बाहर से अंदर आ सकता था। इमरान वापस उस कमरे में आया जहां एंथोनी के साथ साथ उसके साथी भी मौजूद थे। इमरान ने सबसे पहले एंथोनी की तलाशी लेना शुरू कर दी और फिर एंथोनी की जेब से एक लंबी गर्दन वाली शीशी बरामद करने में कामयाब हो गया जिस पर बाकायदा लेबल मौजूद था। इमरान ने लेबल को देखा और फिर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। ये एंटी गैस ऐसी थी जो हर किस्म की बेहोश कर देने वाली गैस के असरात खत्म कर देती थी। उसने शीशे का ढक्कन हटाया और शीशी सफदर की नाक से लगा दी। एक लम्हे बाद उसने शीशी हटाई और उसे कैप्टन शकील और फिर तनवीर
और सबसे आखिर में जूलिया की नाक से लगाकर उसने उसका ढक्कन बंद करके उसे जेब में डाल लिया। फिर उसने सफदर के लिबास की खुफिया जेब से खंजर बाहर निकाला और उसे अपनी जेब में रख लिया। जब तक उसके साथी होश में ना आ जाते वो उनकी रस्सियां काटना ना चाहता था, क्योंकि इस तरह वो लाजमन कुर्सियों से नीचे फर्श पर गिर जाते और चोट लगने का डर था। चंद लम्हों बाद सफदर के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लग गए और फिर उसने कराते हुए आंखें खोल दी। इमरान खामोश खड़ा उसके पूरी तरह होश में आने का इंतजार करता रहा। इमरान साहब, ये क्या है? ये हम सब बंधे हुए हैं। सफदर ने पूरी तरह होश में आते हुए कहा तो इमरान ने जेब से खंजर निकाला और सफदर की कुर्सी के उकब में आकर उसने खंजर से रस्सियां काटना शुरू कर दी और साथ ही उसने मुख्तसर तौर पर सफदर को तमाम वाकयात भी बता दिए। ओ, ये तो आपने वाकई कारनामा सर अंजाम दिया है, वरना एंथोनी तो यकीनन आप समेत हम सबको हलाक कर देता। सफदर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। हाँ, वो फैसला कर चुका था, इसलिए मुझे हरकत में आना पड़ा। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि एंथोनी के साथी यहाँ क्यों मौजूद नहीं है। बहरहाल अब ये बातें एंथोनी से ही मालूम होगी, इमरान ने कहा। उसी लम्हे कैप्टन शकील भी होश में आ गया और फिर एक एक करके बाकी साथी भी होश में आते चले गए और सफदर ने उनकी रस्सियां काट दी। तुम सब असला लेकर खुफिया रास्ते से बाहर जाओ और एंथोनी के साथियों को चेक करो। हो सकता है कि एंथोनी के साथी कोठी के बाहर निगरानी के लिए तैनात हो। अगर ऐसा हो तो उन्हें बेहोश करके अंदर ले आना है, उन्हें हलाक नहीं करना। इमरान ने सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर से कहा और वो तीनों सर हिलाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जूलिया, तुम एंथोनी को कुर्सी से बांधने में मेरी मदद करो, इमरान ने जूलिया से कहा और जूलिया सर हिलाती हुई आगे बढ़ी और चंद लम्हों बाद एंथोनी कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ बैठा था। इमरान ने उसकी दोनों टांगे कुर्सी के पायों के साथ रस्सी से बांध दी थी। इसे गोली मारकर खत्म करो, अब क्यों इस मामले को लंबा कर रहे हो? जूलिया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इस वक्त चूंकि साथियों में से कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए मैं तुमसे एक खास बात करना चाहता हूँ, इमरान ने उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो जूलिया के चेहरे पर यकलख्त मसरत के तासुरात नमूदार होने लग गए। उसकी आंखों में यकलख्त अजीब सा खुमार छाने लगा। खास बात? वो क्या? जूलिया ने कदरे जज्बाती लहजे में कहा। तुम सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ हो और ये इतना बड़ा ओहदा है कि लोग इस ओहदे के लिए तरसते हैं, लेकिन तुमने शायद महसूस ना किया हो, लेकिन मैंने महसूस किया है कि अब सीक्रेट सर्विस के मेंबरों को यकीन होता चला जा रहा है कि चीफ ने तुम्हें सिर्फ इसलिए यह ओहदा दे रखा है कि तुम्हें इज्जत दी जाए, वरना तुम्हारे अंदर उस ओहदे के लिए मखसूस सलाहियतें नहीं है। हालांकि चीफ तो बहरहाल चीफ है, ये बात मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर मुझ समेत सब मेंबर से ज्यादा सलाहियतें हैं, लेकिन न जाने क्या बात है कि तुम हर वक्त सिर्फ जज्बाती अंदाज में सोचने लगी हो और अकल से काम लेना छोड़ देती हो। इसलिए मेरा मुखलिसाना मशवरा है कि या तो तुम ये ओहदा छोड़ दो या फिर कम अज कम मिशन के दौरान उस ओहदे की लाज रख लिया करो, वरना ऐसा भी हो सकता है कि चीफ ये ओहदा किसी और को ट्रांसफर कर दे। वो ऐसा ही आदमी है, शायद उसे अभी तक यकीन है कि तुम अपने जज्बातीपन पर काबू पालोगी, लेकिन जब भी उसे यकीन आ गया कि ऐसा नहीं हो सकता तो वो तुम्हारा ओहदा किसी दूसरे को ट्रांसफर करने में एक लम्हे के लिए भी नहीं हिचकिचाएगा। अब देखो, तुमने बगैर सोचे समझे ये कह दिया कि एंथोनी का खात्मा कर दिया जाए, लेकिन तुमने ये बात नहीं सोची कि अभी हम डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर को तलाश नहीं कर सके हैं। अगर एंथोनी को खत्म कर दिया गया तो डार्क हार्ट किसी और ग्रुप को सामने ले आएगा। जब तक एंथोनी जिंदा है, डार्क हार्ट को आखिरी लम्हे तक ये उम्मीद रहेगी कि एंथोनी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, लेकिन उसके खात्मे के साथ ही वो एक नहीं 2-3 ग्रुप्स भी सामने ला सकते हैं। उनके पास ना आदमियों की कमी है और ना ही ग्रुपों की, और हम कब तक उन्हें ट्रेस करते और उनसे लड़ते रहेंगे। इसलिए जब तक डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर का पता न चल जाए, एंथोनी का जिंदा रहना हमारे मफाद में है, और ये भी मुमकिन है कि एंथोनी को डार्क हार्ट के हेडक्वार्टर का इल्म हो। इमरान का लहजा इंतहाई संजीदा था। जूलिया के चेहरे पर पहले तो गुस्से के तासुरात उभर आए थे, लेकिन जैसे जैसे इमरान की बात आगे बढ़ती गई, जूलिया के चेहरे पर गहरी संजीदगी के तासुरात नमूदार होने लग गए थे। तुम ठीक कहते हो, बाज औकात ये बातें मुझे भी बेहद महसूस होती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हारी मौजूदगी में मेरा जहन काम करना छोड़ देता है। मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे सब कुछ जब तुम सोच लोगे तो मेरे सोचने का क्या फायदा। जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। इसके लिए मैं तुम्हारा मशकूर हूँ, क्योंकि इसकी नफसियाती वजह यह है कि तुम मुझ पर मुकम्मल एतमाद करती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम डिप्टी चीफ ही रहो और बनकर भी दिखाओ। अब तुम देखो, तुम्हारे अलावा बाकी मेंबर्स भी मुझ पर एतमाद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद
कैप्टन शकील मुसलसल सोचता रहता है, तज्जिया करता रहता है। सफदर भी अपने तौर पर सोचता और तज्जिया करता रहता है, और जो बात उसकी समझ में नहीं आती उस पर खुलकर सवाल करता है। तनवीर की बात छोड़ो, उसका मिजाज और सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। वो सोचने से ज्यादा डायरेक्ट एक्शन का कायल है, और ऐसे लोग किसी भी टीम का इंतहाई कीमती सरमाया होते हैं। लेकिन ये सब मेंबर्स है, तुम डिप्टी चीफ हो, तुम्हें इन सब से नुमाया और बासलाहियत रहना चाहिए। इमरान ने कहा, ठीक है, तुमने वाकई मेरी आंखें खोल दी हैं, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जूलिया ने कहा, एक और बात भी बता दूं, न जाने क्या बात है कि मेरा दिल कह रहा है कि तुमसे आज सारी बातें कर डालूं। हो सकता है कि मेरी मौत का वक्त करीब आ गया हो। इमरान ने कहा, मौत का वक्त तो कभी बताकर नहीं आएगा, तुम बात करो। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया।